इस मूवी में हमें 3 अलग अलग कहानी दिखाई गई है जिसे हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है जिनमें से एक का नाम यूवी तो दूसरी का नाम एलिस है। ये दोनों स्कूल के बाद जब अपने घर जा रही होती है तो यूवी को रास्ते में एक बिल्ली नजर आती है जो उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन वो बिल्ली एक तंग जगह में जाकर छिप गई थी, जिस पर अब यूवी जैसी उस तंग जगह में छिप कर देखती है तो वहाँ उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है जो देख कर वो बुरी तरह से डर जाती है। अब इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यूवी ने अपना एक फ्लैट खरीद लिया होता है क्योंकि अब वो एक मशहूर सिंगर बन चुकी थी। वहीं इस फ्लैट पर एलिस और यूवी का मैनेजर एलन भी होता है जो यूवी का बॉयफ्रेंड भी है। दरअसल यूवी ने एक पुराना फ्लैट खरीदा था जिसमें वो रेनोवेशन का काम करवा रही थी और इस काम में उसकी मदद के लिए एलन और एलिस भी आए थे। फिर थोड़ी देर बाद एलन, जिसे यूवी के दिसंबर वाले कॉन्सर्ट की सारी प्लानिंग करनी थी, वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर एलिस और यूवी भी उसे बाहर तक छोड़ने आते। आप फ्लैट से बाहर आते उन्हें जोसेफ नाम का आदमी मिलता है जो यूवी की तरह एक मशहूर व्यक्ति था, इसलिए एलन जोसेफ का अभिवादन करता है, जबकि जोसेफ यूवी से कहता है कि मैं अक्सर तुम्हारे गाने सुनता रहता हूँ, जो बात यूवी को पसंद आती है। दूसरी तरफ यूवी के फ्लैट का रेनोवेशन का काम भी खत्म हो चुका था, इसलिए मिस्टर चूई जो अपने साथी फाई के साथ रेनोवेशन का काम करने आए थे वो यूवी को दरवाजे की चाबी देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर एलिस और यूवी के बीच जोसेफ को लेकर कुछ बातें होती है जहाँ हम समझ पाते कि वो दोनों भी जोसेफ को पसंद करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ यूवी को उसके फैन पेज पर किसी जोजो बेर नाम के शख्स का मैसेज आता है जिसने उससे ये कहा था कि आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मैसेज पढ़कर यूवी को लगता है कि जोसेफ ही जोजो बेर है क्योंकि वो आज ही जोसेफ से मिली थी और सिंस वो उसे पसंद करती है इसलिए उससे बात करना शुरू कर देती है। फिर बातों ही बातों में जोसेफ उससे पूछ बैठता है कि तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता। अब उसके इस सवाल से यूवी को 5 साल पहले की घटना याद आ जाती है और अब हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक दिन जब वो लिफ्ट में थी तो अचानक से उसकी लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था और तभी उसे लिफ्ट के ऊपर बने छेद में वही आदमी दिखाई दिया जिसकी लाश को उसने देखा था, जिसकी डरावनी शक्ल देखकर यूवी बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसके लिफ्ट में आई गड़बड़ी को ठीक करके उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस घटना के बाद वो अपने अंकल रॉबर्ट से मदद मांगती है जहाँ रॉबर्ट उसे अपने दोस्त की कहानी सुनाते हैं जिसने कॉलेज के दिनों में एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था। उस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट के दोस्त को किसी इंसान के बारे में सोचना था, जो इंसान कोई पुरुष या महिला भी हो सकता है, और इस एक्सपेरिमेंट की शर्त ये थी कि रॉबर्ट के दोस्त को इस काल्पनिक इंसान के बारे में पूरी तरह से विश्वास करना था कि ऐसा कोई इंसान सच में मौजूद है। ये एक्सपेरिमेंट दरअसल पूरे 1 महीने तक चला जहां उनके दोस्त ने एक खूबसूरत महिला के बारे में सोचा, पर 1 महीने बाद जब उससे ये कहा गया कि वो इस काल्पनिक महिला के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे तो उनका दोस्त ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जब भी वो उस महिला के बारे में ना सोचने की कोशिश करता तो वो महिला उनके दोस्त के कान में कुछ फुसफुसाने लगती। इसलिए अब उनकी ऐसी हालत देखकर रॉबर्ट ने एक शैमन यानी कि भूत भगाने वाले शख्स को बुलाया और तब जाकर उनके दोस्त को उस महिला के साय से राहत मिली। अब रॉबर्ट के दोस्त की कहानी सुनकर यूवी उनसे सवाल करती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ये काल्पनिक महिला सच में आपके दोस्त के पास आ गई और उसे भगाने के लिए शैमन को बुलाना पड़ा। इसके जवाब में रॉबर्ट बताते कि मैंने जिस शैमन को बुलाया था वो सिर्फ एक डॉक्टर था और उसे मैंने कुछ पैसे देकर भूत भगाने की एक्टिंग करने को कहा था क्योंकि वो महिला सिर्फ उसकी कल्पना ही थी, लेकिन वो अपनी कल्पना से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसी कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। और ऐसा करते उसने विश्वास कर लिया कि वो महिला चली गई है, जिससे वो ठीक भी हो गया। अब ये कहानी बताकर रॉबर्ट यूवी को ये समझाते कि तुमने किसी भूत या उस आदमी की आत्मा को नहीं देखा, बल्कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। जो ऐसा कहकर यूवी का इलाज करना शुरू करते जिससे वो ठीक हो जाती है। अब इसके बाद ये मूवी वापस से प्रेजेंट में मुड़ती है जहाँ जोजो बेर की बातों के कारण यूवी को वापस से उस आदमी की लाश का ख्याल आने लग गया था और जब वो एक दिन अपने लैपटॉप से जोजो बेर से चैटिंग कर रही होती है तो उसे टेबल के नीचे उसी आदमी की डरावनी लाश नजर आती है जो देखकर यूवी डर के मारे नींद से जाग जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो बस एक डरावना सपना देख रही थी। वो अब इस बात से परेशान होकर फिर से अंकल रॉबर्ट के पास साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जाती है जहाँ रॉबर्ट उससे कहते कि फिर से तुम हाल ही में नए फ्लैट में शिफ्ट हुई हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है जो नई जगह पर शिफ्ट होने पर बाकी लोगों के साथ भी होता है।
जिसके बाद वो उसे कुछ दवाई देकर आराम करने की सलाह देते। अब शाम के समय यूवी को एलिस का कॉल आता है, जहाँ वो उसे कहती कि एलन तुम्हें काफी कम समय देता है क्योंकि उसका ज्यादातर समय इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने में ही जाता है, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। पर इस पर यूवी जवाब देती कि मैं एलन के साथ काफी सालों से रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अब आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है जब एलन और यूवी साथ में सो रहे थे। यहाँ यूवी को फिर से उसी आदमी का डरावना सपना आता है, जहाँ वो देखती है कि उस आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया है, जिस बुरे सपने की वजह से यूवी चौंक कर नींद से जाग जाती है। जिसके बाद वो अंकल रॉबर्ट के द्वारा दी गई सारी दवाई को पानी में फेंक कर रोने लगती है। वहीं अब एलन भी यूवी की हालत से परेशान हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि यूवी की दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसीलिए वो सीधा ही उससे कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि अब तुम्हें बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। जो सुनकर यूवी को बहुत दुख होता है, इसलिए वो अपने फ्लैट से निकलकर एक नदी किनारे चली जाती है। जबकि इस तरफ एलन जो उसके फ्लैट की बैल्कनी पर खड़ा होकर स्मोक कर रहा था, अचानक से एक हाथ निकलकर उसे दबोच लेता है। आप सीन शिफ्ट होकर यूवी की तरफ मुड़ती है, जहाँ हम उसे जोजो बेर से चैटिंग करते देखते हैं। यहाँ जोजो बेर उसे याद दिलाता है कि जब तुमने पहली बार स्टेज के ऊपर गाना गाया था तो ऑडियंस को तुम्हारा आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस कारण तुम स्टेज के पीछे जाकर रोने भी लगी थी। अब ये सुनकर यूवी उससे सवाल करती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं उस दिन ऑडियंस की भीड़ में मौजूद था। इस पर अब यूवी को लगता है कि जोसेफ उसे बहुत पहले से पसंद करता है और कहीं ना कहीं वो भी जोसेफ को पसंद कर रही थी, इसलिए उसे उसकी बातें काफी पसंद आती है। अब अगली सुबह जब वो अपने बिल्डिंग के पास आते तो यूवी को पुलिस वालों की भीड़ नजर आती है क्योंकि उसके जाने के कुछ देर बाद एलन उसकी बैल्कनी से गिरकर मारा गया। जिसके बाद अब पुलिस वाले यूवी से भी कुछ सवाल करते जैसे कि क्या उसकी और एलन के बीच बहस हुई थी और जब एलन बैल्कनी से गिरा तो उस समय वो कहाँ थी। इसके जवाब में वो सारी बात बताती है कि मेरा मूड खराब था, जिस कारण मैं नदी किनारे चली गई। वो अब ऐसे जवाब देकर पुलिस से ही सवाल करती है कि आप लोगों को मुझ पर शक हो रहा है। इस पर अब पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि हमने सीसीटीवी कैमराज में तुम्हें 2 बजे ही बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था, जबकि एलन की मौत 3 बजे हुई है। आप पूछताछ के बाद जब यूवी बाहर निकलती है तो उसे जोसेफ मिलता है, जिसे देखते ही उसके गले लग जाती है, लेकिन उसे ऐसा करते देख जोसेफ की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर वहां से जाने लगती है। जिस पर अब जोसेफ यूवी को धक्का देकर अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे चला जाता है, जिस बात से यूवी को समझ आ जाता है कि जोसेफ जोजो बेर नहीं है। इसके बाद अब हम यूवी को एलिस के पास देखते हैं, जहाँ बातों ही बातों में एलिस उसे किस कर लेती है, जिससे यूवी को चमक जाता है कि एलिस ही वो शख्स है जो उसके पहले सिंगिंग परफॉर्मेंस के समय उसके साथ थी और उसे भी ये पता है कि यूवी स्टेज के पीछे जाकर रोने लगी थी, यानी कि जोजो बेर कोई और नहीं बल्कि एलिस ही है। तब यूवी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिस ने जोजो बेर बनकर उसे धोखे में रखा। फिर शाम के समय जब एलिस अपने फ्लैट में होती है तो उसे वापस से जोजो बेर का मैसेज आता है, जहाँ उसने लिखा था कि मैं रेनोवेशन के बाद से तुम्हारे सामने आने से डर रहा था, जो पढ़कर यूवी को फाय का ख्याल आता है, यानी कि जोजो बेर एलिस नहीं बल्कि फाय है, जिसने रेनोवेशन के समय उसके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और वो काफी लंबे समय से उसके फ्लैट में छुपकर आया जाया करता था। वहीं एलन के पीछे हमने जिस हाथ को देखा था वो फाय का ही था और उसी ने उसे बैल्कनी से गिराकर जान से मार दिया। आप फाय की सच्चाई समझते ही यूवी अपने अलमारी में जाकर छिप जाती है, जहाँ फाय पहले से ही छुपा हुआ था, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। अब इस पहली कहानी के आखिरी सीन में हम यूवी को वापस से रॉबर्ट के पास देखते हैं, जहाँ रॉबर्ट उसे समझा रहे थे कि फाय अब मर चुका है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि उस दिन यूवी ने पुलिस वालों को बुला लिया था, जिन्हें देखकर फाय ने भी बैल्कनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर रॉबर्ट की बात सुनकर यूवी उनके पीछे देखने लगती है क्योंकि अब उसे फाय की आत्मा नजर आने लगती है, जिससे अब वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। जिसी के साथ ये पहली कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कहानी में हम बहुत से लोगों को बड़े बड़े मास्क के साथ देख पाते हैं, जिसकी तुरंत बाद हमें विल्सन नाम का आदमी वीलॉगिंग करते दिखाया जाता है, जहां विल्सन की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो अपने व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दिया करता है। वहीं आज वो एक नए मॉल में वीलॉगिंग करने आया था,
जिस मॉल में बहुत सालों पहले आग लगने के कारण 50 लोगों की जान चली गई, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह से जल गए थे, जिसमें किसी का हाथ पैर जल गया तो किसी का चेहरा। दूसरी तरफ इस मॉल में एक और व्लॉगर लड़की आती है जो अपने लाइव वीडियो में लोगों को इस मॉल का इतिहास बताती है। दरअसल इस मॉल का नाम फॉर्चून मॉल था और आज से 14 साल पहले इसमें आग लग गई थी, पर अब इसे पूरी तरह से रेनोवेट करके इसका नाम ब्लेड मॉल रख दिया गया। तभी फिर उस लड़की को सीढ़ियों के पास बड़ा सा मास्क पहने एक लड़की दिखाई देती है जिसे हम मास्क गर्ल कहेंगे। इस पर वो व्लॉगर लड़की मास्क गर्ल के पीछे चली जाती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती, जबकि इस तरफ हम दो महिलाओं को विल्सन से बहस करते देखते क्योंकि विल्सन के कहने पर उन्होंने ही अपने पैसे घटिया शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे डूब गए। इस पर अब विल्सन उन्हें जवाब देता है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो रहता ही है, इसलिए मैं तुम्हारे नुकसान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर इतने में ही वहाँ व्लॉगर लड़की भी आकर विल्सन को पहचान लेती है, जो उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें वो घटना याद है जब इस मॉल में 14 साल पहले जलती हुई सिगरेट फेंके जाने के कारण आग लगी थी। इस पर विल्सन कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, जो ऐसा कहकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर थोड़ी देर बाद उस मॉल के खाली होने का समय हो जाता है, लेकिन विल्सन जिसे इस मॉल के मालिक ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बुलाया था वो मॉल में ही रुकता है, जबकि दूसरी तरफ व्लॉगर लड़की भी मॉल में ही मौजूद थी, जो कुछ लड़कियों को मॉल में भागते हुए देखती है। उन लड़कियों का कहना था कि बाथरूम में एक भूत है, जो चेक करने के लिए जब व्लॉगर लड़की वहां जाती है तो उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है जो जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ था। अब ये देखकर वो मॉल के काउंटर पर जाकर छिप जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद मॉल का सिक्योरिटी गार्ड एक तलवार लेकर आता है, पर उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी बह रहा था। उसे देखते ही अब व्लॉगर लड़की छिप जाती है, जबकि वो गार्ड सीसीटीवी फुटेज में विल्सन को देखकर उसे मारने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तब व्लॉगर लड़की भी उसके पीछे जाना शुरू करती है, लेकिन उस गार्ड की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है। यहाँ वो लड़की कहती है कि मैं भी विल्सन को मारना चाहती हूँ, जिस पर वो गार्ड कहता है कि विल्सन की वजह से उसके सारे पैसे डूब गए। अब सवाल ये कि आखिर वो गार्ड इतना जख्मी कैसे हुआ और वो लड़कियां ये क्यों कह रही थी कि उन्होंने भूत देखा है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मूवी 8 मिनट पहले की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हम बाथरूम में मास्क गर्ल को उसका मास्क धुलते हुए देखते। तभी एक और लड़की वहाँ थी जिसे बाथरूम जाना था, लेकिन एक भी टॉयलेट खाली नहीं था। यहाँ वो मास्क गर्ल से सवाल करती है कि आखिर तुम इतने बड़े मास्क का क्या कर रही हो, जो ऐसा पूछते हुए उसके करीब आकर आईने में उसकी शक्ल देख लेती है। यहाँ अब हम देख पाते कि मास्क गर्ल का चेहरा बहुत डरावना था, जो देखकर वो भूत चिल्लाते हुए डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने के कारण वो सिर के बल गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं उस लड़की की शोर सुनकर वॉशरूम में मौजूद बाकी लड़कियां भी आ जाती है, जो उस मास्क गर्ल की शक्ल देखते ही खुद भी भूत भूत चिल्लाते वहां से भाग निकलती है। और ये वही सीन है जब व्लॉगर लड़की ने बाकी लड़कियों को भागते देखा था। दूसरी तरफ मॉल का गार्ड एक तलवार लेकर विल्सन को मारने आता है, लेकिन विल्सन उल्टा उसे ही घायल कर देता है। इसी समय मास्क गर्ल भी एक बर्नर लेकर विल्सन को जलाने आती है, जिसकी शक्ल आग में जल जाने के कारण किसी भूत जैसी लग रही थी। अब विल्सन जिसने गार्ड को घायल कर दिया था वो उस लड़की से बचकर दूसरी तरफ भाग निकलता है, जहाँ आगे व्लॉगर लड़की उसका रास्ता रोक लेती है, क्योंकि ये व्लॉगर लड़की मास्क गर्ल की बहन थी। अब यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 14 साल पहले जब ये दोनों बहनें इस मॉल में आई थी तो विल्सन ने अपनी जलती हुई सिगरेट को बड़ी लापरवाही से फेंक दिया था, जिसकी वजह से मॉल में आग लग गई और उस आग में इन बहनों के माता पिता मारे गए, जबकि मास्क गर्ल का चेहरा बुरी तरह से जल गया, जिस कारण उसने बड़ा सा मास्क पहनना शुरू कर दिया। वो इसी बात का बदला लेने के लिए विल्सन को जलाकर मारना चाहती थी, लेकिन वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। वो अब काफी देर तक मॉल में भटकते हुए आखिर में बाहर निकलकर अपनी कार में जा बैठता है, लेकिन वहां पर मास्क गर्ल पहले से ही मौजूद थी, जो पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगाकर विल्सन के साथ साथ खुद की भी जान ले लेती है। जीसी के साथ ये दूसरी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब तीसरी कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की दूसरी से माफी मांगते हुए विनती करती है कि मैंने तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं चीना, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि वो सिंगल है। लेकिन फिर भी वो दूसरी लड़की उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से तुम्हें मार दूंगी।
तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब गिनी नाम की एक महिला की कल्पना है, क्योंकि वो एक नॉवेल की कहानी लिख रही है जिसके लिए उसने ऐसी कल्पना की। फिर नॉवेल की कहानी लिखने के बाद वो बाहर का खाना खाने के लिए अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, जहाँ नीचे की सीढ़ियों के पास उसे एक डरावनी आकृति दिखाई देती है जो किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी, जो देखते ही गिनी वहाँ से भागकर अपने फ्लोर पर चली जाती है। लेकिन इस सब में उसका वॉलेट सीढ़ियों पर ही गिर गया था। इसके बाद अब वो फोर्थ फ्लोर पर रहने वाले लकी नाम के शख्स को कॉल करके उसे इस बारे में खबर करती है, जिस पर लकी नीचे की सीढ़ियों पर जाकर उसका वॉलेट वापस ले आता है। लेकिन वापस आकर वो गिनी को बताता है कि उसे सीढ़ियों पर कोई डरावनी आकृति नहीं दिखी। इसके बाद अब वो और गिनी बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे ही जा रहे थे कि तभी उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर वही डरावनी आकृति दिखाई देती है, और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसके शरीर से पानी टपक रहा है। वहीं इस बार लकी को भी वो डरावनी आकृति दिखाई देती है, इसलिए वो पहले तो कराटे मूव दिखाकर उस आकृति को डराने की कोशिश करता है। पर उसी समय लकी के मोबाइल पर थर्ड फ्लोर पर रहने वाले अंकल लेनी का कॉल आता है, जो उससे सवाल करते हैं कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर पर किसी डरावनी चीज को देखा, जिस पर लकी हाँ में जवाब देता है। अब ये सुनकर लेनी बताती है कि सेकंड फ्लोर पर रहने वाले सॉसरर नाम की महिला ने भी उस अजीब सी आकृति को देखा है। फिर वो सभी यानी कि गिनी, लकी, लेनी और सॉसरर एक कमरे में मीटिंग करते हैं, जहाँ उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग में उन चारों के अलावा फ्लैट नंबर 4B में एक और शख्स रहता है, और हो सकता है कि उसने इस डरावनी आकृति को फर्स्ट फ्लोर पर रखा हो। इस पर अब वो सभी फ्लैट नंबर 4B का दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ फ्रैंक नाम का आदमी रह रहा था, जिसे पूछने पर वो बताता है कि उसे ऐसे किसी भी आकृति के बारे में नहीं पता। वहीं इधर ये सभी फ्रैंक से मिलने के बाद वापस एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ गिनी बताती है कि उसने फ्रैंक के बारे में पढ़ रखा है, जो पहले ही गैंगस्टर हुआ करता था। इस पर लकी कहता है कि उसने भी फ्रैंक के बारे में सुन रखा है, और ऐसा कहकर वो उसकी एक कहानी सुनाता है जब फ्रैंक ने अकेले ही बहुत से गैंगस्टर्स को अपनी तलवार से मार गिराया। फिर इतने में उनके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है, जो फ्रैंक ही होता है। फ्रैंक उनसे कहता है कि उसने भी उस डरावनी आकृति को देखा है, और ऐसा कहकर वो उनके साथ हो जाता है। तभी सॉर्सरर जीसस का इसका पवित्र क्रॉस लेकर उस आकृति को भगाने चली जाती है, जबकि बाकी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो डरावनी आकृति यहाँ क्यों आई है। पर उसी समय उन्हें कार की जोरदार आवाज आती है, जिस कारण जब वो सभी इस खिड़की से नीचे देखते तो उन्हें सॉर्सरर की लाश नजर आती है, जो कार दुर्घटना में मारी गई थी। इसका मतलब ये कि उस डरावनी आकृति ने उसे मारा है। फिर कुछ देर बाद वो सभी हिम्मत करके उस आकृति के पास जाते हैं, जहाँ फ्रैंक ने अपनी तलवार भी ले रखी थी, पर वो भी उसके पास जाने के लिए डर रहा था। तब लकी हिम्मत करके उस आकृति के पास जाता है, जो एक लड़की की लाश निकलती है, जिसकी मौत पानी में डूबने के कारण हुई थी। इस पर वो सभी फैसला करते हैं कि इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए, जिसके लिए वो लोग रात के समय उस लाश को एक ट्रॉली में डालकर उसे एक गली में छोड़ आते हैं। लेकिन वापस आने पर फ्रैंक को फिर से उस लड़की की लाश नजर आती है, जो इस बार अपना सिर उठाकर फ्रैंक को देख रही थी, यानी कि वो एक जगह खड़े रहने के अलावा चल फिर भी सकती है, यानी कि वो कोई आत्मा है जो शायद अपना बदला लेने आई है। अब इसके बारे में फ्रैंक लकी को तुरंत खबर करता है, जिस पर लकी उसे सवाल करता है कि आखिर तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुमने तो इतने सारे मर्डर किए, फिर एक लाश को देखकर इतना कैसे घबरा सकते हो। जिसके जवाब में फ्रैंक रिवील करता है कि जब गैंगस्टर्स की लड़ाई हो रही थी तो मैं छिप गया था, जबकि बाकी गैंगस्टर्स ने एक दूसरे को तलवार से काट डाला। वहीं मैं उनके मरने के बाद अपनी तलवार लेकर बाहर निकल आया, लेकिन तभी एक रिपोर्टर ने मेरी तस्वीर खींच ली, इसलिए अगले दिन न्यूज़पेपर पर यह खबर छाप दी गई कि मैं बहुत खतरनाक गैंगस्टर हूँ, जबकि मैंने आज तक एक भी खून नहीं किए। वहीं दूसरी तरफ अंकल लेनी उस लाश को देखकर डर के मारे सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाते हैं, जबकि इस तरफ लकी फ्रैंक को एक कहानी बताता है, जिसमें एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से संबंध बना लिया, और लोगों का कहना है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चला तो उसने उन दोनों को मारकर नदी में फेंक दिया, पर उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उसे कोई सजा भी नहीं हुई। जो ऐसा कहने के बाद अपने मोबाइल में एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि गिनी ही थी, जो देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि जिस लड़की को गिनी ने मारा था उसकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए आई है। अब इतने में लकी के दरवाजे पर कोई लड़की आती है, जो दरअसल एक रिपोर्टर थी। उस लड़की के आने पर लकी फ्रैंक को रिवील करता है कि अभी तक जो कुछ भी हो वो सिर्फ हमारा सेटअप था, और सॉर्सरर की मौत भी एक दिखावा थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही ठीक है।
वो ये भी रिवील करती है कि लेनी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाने के कारण वो गिरकर बेहोश हो गए, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वहीं जिस लाश को हमने सीढ़ियों पर देखा वो भी एक एक्टर है जिसके कपड़े में कैमरा लगा है, और उस समय वो गिनी के कमरे में गई ताकि गिनी उसको देखकर अपना गुनाह कबूल कर ले, क्योंकि बुरी तरह डरने पर कोई भी इंसान सच स्वीकार कर लेता है। जो ऐसा कहकर अब अपना टैबलेट चालू करता है जिसमें लाश बनी एक्टर के कमरे की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, और अब हम देख पाते कि उस कैमरे में गिनी नजर आ रही है जो पहले तो उस लाश को देखकर डरने का नाटक करती है, लेकिन अगले ही पल वो एक चाकू से उस एक्टर को जान से मारकर उसका कैमरा उठा लेती है। फिर वो उस कैमरे को लेकर लकी के कमरे के बाहर जा पहुंचती है, जिसकी रिकॉर्डिंग देखकर वो तीनों यानी कि फ्रैंक, लकी और रिपोर्टर महिला बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ गिनी उस कैमरे को अपनी तरफ करती है जहाँ उसके चेहरे पर उस एक्टर का खून लगा हुआ था, क्योंकि उसने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, और अब वो फ्रैंक, लकी और रिपोर्टर को भी मारने आई थी। अब मूवी के आखिरी सीन में उस एक्टर की लाश को उसी गली में देखते जिस गली में बाकी सब ने उसे पहली बार छोड़ा था, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि अब वो सच में मर चुकी है, जबकि पिछली बार उसने मरने की एक्टिंग की थी। जिसी डरावनी एंडिंग के साथ ये तीसरी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।